हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। कभी कभी हमारे जीवन में खुशी के ऐसे पल आते हैं कि हम झूम जाते हैं। इतनी खुशी मिलती है हमें कि अपनी खुशी को हम काबू नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। और ये पल जब आते हैं तो हम अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि ये हमारा अहोभाग्य है। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और जब व्यक्ति के पास वो चीजें आ जाती है, वो खुशी के पल आ जाते हैं, तो वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। कुछ इसी प्रकार से इस पाठ के लेखक के साथ में हुआ है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये पाठ आपकी पहली इकाई में है जिसका नाम है मेरा अहोभाग्य, यानी कि मेरा भाग्य धन्य है कि जो लेखक को प्राप्त हुआ है। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6वीं के पाठ 6 मेरा अहोभाग्य, जिसमें लेखक ने अपने संस्मरण के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताई है जो अपनी बातों को उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 6 मेरा अहोभाग्य। एक प्रकार का यह संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है किसी की याद में लिखा हुआ लेखनी कार्य। इस संस्मरण के लेखक है स्वर्गीय चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी। इनका जन्म हुआ है 1906 ईस्वी और मृत्यु 1982 ईस्वी में। यहाँ पर इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम दिए गए हैं। इन्होंने साहित्य जगत में और पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्य किया है। इन्होंने चंद्रगुप्त की कहानी और नाटक जो लिखा था उसमें इन्होंने अनुकूल भाषाओं का प्रयोग किया है। ज्यादातर इनकी रचनाओं में इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को इन्होंने दर्शाया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, जैसे कि संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन इत्यादि। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है, यानी कि जब वो पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिले थे, जिन्हें सब लोग गुरुदेव के नाम से बुलाते थे। इनसे मिली हुई भेंट और जो उनका अनुभव था वो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों, जिनके बारे में संस्मरण में लेखक ने चर्चा की है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें सम्मान पूर्वक गुरुदेव कहा जाता है। ये हमारे भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता है। तो आइए इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म हुआ है 7 मई 1861 में और मृत्यु हुई है 7 अगस्त 1941। टैगोर जी एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वे एक अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है इनकी रचना गीतांजलि के लिए। इन्होंने एक कविता संग्रह लिखा था गीतांजलि नाम की, जिसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बच्चों, इन्होंने एक महाविद्यालय की स्थापना की थी कोलकाता में, शांति निकेतन नाम के स्थान पर, जिसका नाम है विश्व भारती। बच्चों, विश्व भारती महाविद्यालय की इन्होंने स्थापना की है, जिसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके राष्ट्रगान, जिनकी रचना 2 देशों के राष्ट्रगान बनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, ये दोनों गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। इन्होंने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। इनकी जो प्रतिभा है इसका अंदाजा हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। बच्चों, जब ये 8 वर्ष के थे तब इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी और एक सच्चे राष्ट्रवादी कवि जिन्होंने ब्रिटिश राज की निंदा की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई
जो उपाधि थी नाइटहुड की, उसका इन्होंने त्याग कर दिया था। इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बांग्ला साहित्य के माध्यम से इन्होंने आगे बढ़ाया था। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमें ऐसे लोगों पर सदैव गर्व करना चाहिए जिन्होंने हमारे भारत देश का नाम हमेशा ऊंचा किया है। तो ऐसी शख्सियत थे टैगोर जी, और जिसे हम सम्मान से कहते हैं गुरुदेव। तो चलिए इस संस्मरण की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लेखक ने तारीख लिखी है फरवरी 1936। विद्यालंकार जी जब शांति निकेतन के लिए रवाना होते हैं, वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था, यानी कि आनंदित था, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल, यानी कि समूह, शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। बच्चों, अतिथि भवन का अर्थ होता है गेस्ट हाउस। तो शांति निकेतन के गेस्ट हाउस में लगभग 1 दर्जन यानी 12 आप कह सकते हो 12 की संख्या में जो ग्रुप था हिंदी साहित्यकारों का, वो वहां पर ठहरा हुआ था। शांति निकेतन जो नगर है उस स्थान पर। शांति निकेतन नगर यह इसलिए पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुदेव ने यहाँ पर कई साहित्यिक कृतियों का सृजन किया है। उनका घर ऐतिहासिक महत्व की इमारत बन चुकी है। यह कोलकाता से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। बच्चों, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी पर शांति निकेतन यह नगर स्थित है। बीरभूम जिले के अंतर्गत यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की है गुरुदेव जी ने, इसलिए यह नगर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बच्चों, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना हुई थी सन 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से, वो एक ऐसा शिक्षा केंद्र चाहते थे जहाँ पर वो पूर्व और पश्चिम में निकट संपर्क स्थापित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के माध्यम से उन्होंने इसकी स्थापना की थी। परिच्छेद 2। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। यहाँ पर लेखक ने जहाँ गेस्ट हाउस में उन्हें और बाकी के लोगों को रोका गया था, ठहराया गया था, उसकी तारीफ की है कि यह बहुत ही सुंदर अतिथि भवन था। अशोक वृक्षों के सघन उपवन थे। ये देखिए आप अशोक वृक्ष जो बड़े बड़े होते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। तो इसके बीचों बीच ये जो इमारत थी बनी हुई थी, जो बहुत ही बड़ी और सुंदर दिखाई दे रही थी। लेखक कहते आगे, जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। बच्चों, ये चित्र में आप देख सकते हैं बकुल वृक्ष जो बहुत ही सघन दिखाई देते हैं, आम के पेड़ की तरह, कुछ बरगद के पेड़ों की तरह, जिसे मौलश्री वृक्ष भी कहा जाता है। दूसरे दिन प्रातःकाल का अर्थ है सुबह के वक्त, हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। जब पता चला कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो जो बैठक होने वाली है वहां पर वो नहीं आ पाएंगे, तो सब लोग बहुत निराश हो गए। लेखक कहते हैं, मैं बहुत निराश हो गया। तथापि बाद में हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन हो सकते हैं, तो बाद में डॉक्टर ने उन्हें बताया सारे लोगों को कि 15 मिनट के लिए गुरुदेव आएंगे, आप लोगों से संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकती है। वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। ज्यादा देर नहीं, 15 मिनट तक वह आपसे मिलने के लिए आएंगे और आपसे संक्षिप्त वार्तालाप करेंगे। तब हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। बेसब्री से मतलब
बिना सब्र किए, बिना धैर्य रखे उस क्षण का इंतजार करने लगे कि गुरुदेव कब आएंगे और हमें मिलेंगे और हमसे वार्तालाप करेंगे। परिचय 3। मध्याह्न के बाद। मध्याह्न का अर्थ है बच्चे दोपहर के बाद गुरुदेव की भेंट हुई करीब 4 बजे। करीब 4 बज रहे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2 या 3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। यहाँ पर गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरी क्षमता ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करने की नहीं रही, मेरी उम्र हो चुकी है, अब इस मकान में भी जगह की कमी है। जो गेस्ट हाउस है, अतिथि भवन है, वहाँ पे जगह की भी कमी है। फिर सभी का गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुई। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत। बातचीत का दौर शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 वर्ष पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी थे। मेरी प्रारंभिक कहानियाँ, प्रारंभिक का अर्थ है बच्चों शुरुआत की कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का वर्णन होता है। वो कहते हैं कि जो प्रारंभिक कहानियाँ थी उसमें ग्रामीण जीवन का वर्णन होता है। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का अर्थ है बच्चों जहाँ पे मन के विचारों का दर्शन होता है। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भी भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। तो यहाँ पर उन्होंने भारत के ग्रामीण जीवन यहाँ पर उसका उल्लेख किया है अपनी कहानियों में। जब उन्होंने शुरुआती दौर में लिखना शुरू किया था तो अपनी प्रारंभिक कहानियों में उन्होंने ग्रामीण जीवन का उल्लेख किया है। परिचय 4। यहाँ पर गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, यानी कि जो लेखक है चंद्रगुप्त जी, उनके मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश की सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा गुरुदेव से कि जो काबुली वाला कहानी आपने लिखी थी उस कहानी का विचार आपको कैसे आया? यह कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था बांग्ला भाषा में। इसका अनुवाद कई अन्य भाषाओं में भी हुआ है और यह बहुत लोकप्रिय कहानी है। गुरुदेव उत्तर देते हैं, बोलते हैं वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मैंने कल्पना से ये कहानी लिखी है, मैंने सोचकर ये कहानी लिखी है, यह कोई सत्य घटना नहीं है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। वो कहते हैं काबुली वाला यानी जो काबुल से आया था, अफगानिस्तान से आया था और उसकी एक छोटी लड़की होगी, यह सोच करके गुरुदेव ने कहानी लिख ली थी। उसके आगे वो कहते हैं कि हो सकता है उसकी एक छोटी लड़की होगी, जो इस कहानी में एक छोटी लड़की का जिक्र किया गया है। इस तरह वार्तालाप होता रहा, इस तरह चर्चा बढ़ती गई आगे। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गुरुदेव से इस तरह से बात करना एक मानसिक संतुष्टि थी। आश्चर्य की बात यह है कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। 15 मिनट जो समय दिया था गुरुदेव ने, उसकी जगह 40 मिनट बीत चुके थे। अब गुरुदेव उठे और चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिए, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि जब मैं कम समय के लिए आता हूँ तो मुझे स्वयं पता नहीं चलता है कि कितना अधिक समय बीत चुका है, क्योंकि बातचीत करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो आप चित्र में देख रहे हैं काबुली वाला कहानी, अगर आप इसे और भी अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इस पर एक फिल्म बन चुकी है, आप उस फिल्म को देख सकते हैं, या फिर आप इसकी कहानी आप यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। छोटी सी कहानी है बच्चों, बहुत प्यारी सी कहानी है जिसे गुरुदेव जी ने लिखा है। परिच्छेद 5। मैं अतिथि गृह के
मेरे कमरे में वापस आया। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गुरुदेव से भेंट समाप्त होने के बाद उन्होंने और जितने लोग आए थे सभी ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और फिर विदा लेकर के वे अपने कमरे में आ गए। लेखक अपने अतिथि गृह मतलब गेस्ट हाउस में वे वापस आ गए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप मतलब जो उन्होंने बातचीत की थी उससे उन्हें एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। उल्लास का अर्थ है बच्चों आनंदित। वे बहुत आनंदित हो गए थे गुरुदेव से मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। अब लेखक को किसी ने बताया कि जहाँ पर आप रुके हुए अतिथि भवन में, जिस कमरे में, वहाँ पे गुरुदेव स्वयं बहुत समय तक रह चुके हैं और उन्होंने वहाँ पर बैठकर गीतांजलि जो काव्य संग्रह है उसकी अधिकांश भाग की रचना उस कमरे में बैठकर उन्होंने लिखा है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गीतांजलि एक काव्य संग्रह है जिसकी वजह से गुरुदेव जी को 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हमारे भारत के प्रथम, जो आप कह सकते हो कि प्रथम व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, खास करके साहित्य में। अब यहाँ पर लेखक को अपने भाग्य पर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो इतने भाग्यशाली है कि उस कमरे में रुके थे जहाँ पर गुरुदेव ने गीतांजलि की रचना की थी। उन्होंने कहा, ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि की अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा है। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? यह मेरा अहोभाग्य था कि मैं उस कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। यहाँ पर लेखक को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ बच्चों कि वो इतने भाग्यशाली है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना जिस कमरे में गुरुदेव ने बैठकर लिखी थी वहाँ पर उन्हें ठहराया गया था। तो बच्चों, यह एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है, एक अच्छा अनुभव होता है कि हम ऐसी जगह पर जाते हैं, ऐसे महापुरुषों से भेंट करते हैं जो विश्व विख्यात होते हैं और ऐसे लोग जो अपने देश का नाम करते हैं, साथ में विदेश में भी वो विख्यात होते हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। यहाँ पर इस पाठ की समाप्ति होती है। धन्यवाद। तो आइए अब इस पाठ में आए शब्द वाटिका अर्थात शब्दार्थ हम देखते हैं। नए शब्द कौन से आए हैं? संस्मरण का अर्थ है स्मरणीय घटना, जो हम याद करके लिखते हैं, ऐसी घटनाएं जिसे हम किसी के लिए लिखते हैं। उल्लसित का अर्थ मैंने आपको बताया, आनंदित। दल का अर्थ है समूह। सृष्टि का अर्थ है संसार। अनुभूति अर्थात स्वयं से अनुभव करना। बकुल का अर्थ है, यहाँ पर मैंने बताया बकुल वृक्ष का नाम आया है पाठ में और उसका दूसरा नाम है मौलसरी, ये वृक्ष का नाम है। मानसिक खाद्य मतलब वैचारिक चर्चा। मध्याह्न का अर्थ है दोपहर। वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। संसर्ग का अर्थ है संगति। सघन का अर्थ है घना। उपवन का अर्थ है उद्यान। ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। तो चलिए इस पाठ से जुड़े हुए स्वाध्याय को हम देखते हैं कि इस पाठ में क्या स्वाध्याय दिया गया है। पहला प्रश्न आपके सामने, कृति पूर्ण कीजिए। अतिथि भवन की इमारत। अतिथि भवन की इमारत, इसकी विशेषता बतानी है आपको। उत्तर है बहुत सुंदर, बहुत बड़ी इमारत थी और बहुत अच्छी इमारत थी। अगला प्रश्न आपके सामने आकृति का है। परिच्छेद में आए वृक्षों के नाम। आपके पूरे पाठ में जो वृक्षों के नाम बताए गए हैं उनके नाम यहाँ पे बताना है आपको। उत्तर है अशोक, दूसरा है बकुल, जो आपको यहाँ पर शब्द वाटिका में बताया गया था, मौलसरी का वृक्ष। बकुल का दूसरा नाम है मौलसरी का वृक्ष। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? उत्तर है साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। बच्चों, शांति निकेतन एक नगर का नाम है जो कोलकाता से नज़दीक है, 180 किलोमीटर की दूरी पर।
अगला प्रश्न, गुरुदेव की कहानियों में किसके मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? इसका उत्तर है गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जीवन या ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। आगे है, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? उत्तर है संस्मरण में, यानी कि जो पाठ लेखक ने गुरुदेव के याद में लिखा है, इसमें काबुली वाला कहानी का उल्लेख किया गया है। अंतिम प्रश्न है, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? इसका उत्तर है क्योंकि जिस कमरे में नोबेल पुरस्कार गीतांजलि की रचना हुई वहां उन्हें ठहरने का सौभाग्य मिला, इसलिए वो उल्लसित आनंद विभोर हो चुके थे। चलिए आगे देखते हैं, पाठ में व्याकरण संबंधी कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र देखकर उचित सर्वनाम आपको सर्कल में जो दिया गया उसमें लिखना है। तो पहला चित्र देखिए, इसमें आएगा मैं, दूसरे चित्र में क्या, तीसरे चित्र में सर्वनाम शब्द आएगा यह, चौथे में आएगा जैसा वैसा, पांचवे में आएगा वह, छठवें चित्र में आएगा अपने आप, और सातवें में तुम या तू। बच्चों यहाँ पे आपको लिंग और वचन बदल कर लिखना है। उदाहरण के रूप में दिया गया है भैंस, भैंस का पुल्लिंग शब्द है भैंसा, और भैंस शब्द का बहुवचन होगा भैंसे, और भैंसा शब्द का बहुवचन है भैंसे। इसी प्रकार से अन्य को करना है। इसकी शुरुआत करते हैं। बिलाव का है स्त्रीलिंग शब्द बिल्ली, बिल्ली का बहुवचन है बिल्लिया, बिलाव का बहुवचन है बिलाव। उसके बाद है घोड़ी, स्त्रीलिंग शब्द है और इसका बहुवचन घोड़िया, पुल्लिंग शब्द है इसका घोड़ा, और पुल्लिंग शब्द का बहुवचन है घोड़े। उसके बाद है नाग, नाग का स्त्रीलिंग है नागिन, और स्त्रीलिंग का बहुवचन है नागिने, पुल्लिंग नाग का एक वचन आएगा नाग। उसके बाद है स्त्रीलिंग शब्द चूहिया। यहाँ पे आप चंद्रबिंदी देख सकते हैं, जो बहुवचन में लगेगा और एक वचन में चंद्रबिंदी नहीं लगेगी। इसका पुल्लिंग शब्द है चूहा और बहुवचन होगा चूहे। बच्चों आशा है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम कभी कभी अपनी किस्मत पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वो हमारे लिए हमारा अहोभाग्य होता है। यहाँ पर इस पाठ की समाप्ति होती है। धन्यवाद।